हमारे खास कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, उन्होंने शिक्षा के पेशे को अपना जीवन बनाया है और शिक्षा विभाग में एक लंबे समय तक नौकरी करने के बाद भी सेवानिवृत्त होके आज भी शिक्षा लोगों को दे रहे हैं और वो शिक्षा दे रहे हैं ओरिगामी आर्ट की। तो हमारे साथ मिलिए श्री महेश पंसारी जी से। शिक्षा विभाग में आपका आगमन हुआ है, ये कब हुआ और इसके प्रति लगाव कैसा रहा कि हमें आपको शिक्षा विभाग को ही चुनना है? मेरा टीचिंग लाइन शुरू से ही इच्छा थी। जैसे ही मैं एमएससी करते पूरा हुआ वैसे ही लेक्चर जगह निकली, मैंने उसमें अप्लाई किया, डायरेक्ट लेक्चर हो गया। पहली पोस्ट मेरी बिलाव हुई भिंड डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद क्योंकि ज़्यादा बिगड़ में था, वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र बसई लिया 6 महीने बाद। बसई में फिर मैं 8.5 साल रहा। और बसई में 8.5 साल के बाद 84 में मैंने अपना ट्रांसफ़र पिशोर करा लिया। तो इंटर कॉलेज की स्कीम खत्म हो रही थी, कुछ हाई स्कूल बन रहे थे, कुछ इंटर कॉलेज बनना थे। तो बसई का नंबर हाई स्कूल में आ रहा था और पिशोर इंटर कॉलेज बन रहा था। तो मैंने कहा अपना ट्रांसफ़र इंटर कॉलेज में होना था मेरा, तो मैंने पिशोर पसंद किया। 10 साल पिशोर नौकरी की मैंने। उसके बाद पिशोर से 93 में एज ए BO मैं कटरा ज्वाइन किया और यहाँ 2000 तक मैंने एज ए BO से नौकरी की। लेकिन फिर भी मेरा टीचिंग से लगाव बना रहा। जब भी BO से मैं भी स्कूल में जाता था मैं, तो मुझे लड़कों बच्चों के बीच में मौका मिले तो उनसे बात करता था, उनकी टॉपिक समझता था, उनको बीच में गणित या साइंस पढ़ाने में लग जाता था। ऐसा मेरा लगाव बना। 2001 से मैं देना रहा 7 तक। 2007 में फिर मैं कटरा आ गया था एक्सीलेंस में। यहाँ पर एक्सीलेंस में 2011-13 और आखिरी 10 महीने के लिए मेरा ट्रांसफर मझगांव में हो गया, जहाँ से मेरा रिटायरमेंट अगस्त 12 में हुआ। ये शिक्षा विभाग के 2 पार्ट आपने लिए हैं। जैसे एक तरफ आपने स्कूलों में शैक्षणिक कार्य किया है, दूसरा प्रशासनिक पोस्ट कही जाती है विकासखंड शिक्षा अधिकारी की, तो वो भी आपने दायित्व में निभाया है। दोनों में क्या अंतर मानते हैं साहब, शिक्षा देना और फिर प्रशासनिक मैनेजमेंट करना? पोस्ट तो लेक्चर से बढ़िया पोस्ट है, उससे अच्छा आनंद कहीं नहीं है। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई अधिकारी को दबाव। अपने छात्रों के बीच में रहिए, गार्जियन खुश, छात्र खुश। उनको आप 4 घंटे भी अगर पढ़ाएंगे स्कूल में, तो 6 घंटे आपकी नौकरी करना, 4 घंटे 3 घंटे पढ़ा दिया तो भी पूरे छात्र खुश रहते थे। और प्रशासनिक सेवा में तो आप कितना भी काम करिए, कुछ ना कुछ टीचरों के लिए बनी रहते थे पेंडिंग। किसी की सेवा पुस्तिका पूरी नहीं हो पाई, किसी की GPF नहीं निकल पाया, किसी की वेतन टाइप नहीं निकल पाई, कारण कई हो सकते थे उससे। तो और जानकारी इतनी ज़्यादा मांगी जाती थी कि आज लेटर आया कि शाम तक जानकारी चाहिए। अभाव रहता था, कर्मचारियों का स्टाफ पूरा रहता नहीं था। तो एक रात में एक टेंशन लेके सोता था मैं कि ये 4 लेटर आए, जिनकी जवाब नहीं जा पाए। अब जिस सुबह और जैसे सुबह उठे तो दूसरे और 8 लेटर आ गए, इन 4 का तो जवाब 2.5 और 8 का और हो गया। तो इस तरह से वो पोस्ट मुझे ज़्यादा रास नहीं आई। मैंने एक आध बार बीच में कहा भी, उसकी वजह से मुझे डायबिटीज भी हो गई थी। मैंने राजेंद्र साहब जब यहाँ पर CO थे, मैंने उनसे कहा मुझे फिर से आप लेक्चर बना दीजिए। नहीं, बोले डायबिटीज कोई बीमारी थोड़ी है, बढ़िया है, वो आप PO से बने रहिए। तो उनका इसलिए था मेरे प्रति। अच्छा, एक दौर वो भी था कि आप शुरुआत लेक्चरर से हुई थी, लेकिन कुछ जगहों पे आप प्राचार्य भी रहे हैं। जैसे अगर करला उत्कृष्ट विद्यालय की बात करें, वहाँ भी आप प्राचार्य निभाया। उस समय हाई स्कूल प्रिंसिपल बन चुका था जी। और हाई स्कूल प्रिंसिपल को, चूँकि फुल प्लस प्रिंसिपल कहीं पे थी,
तो जितने भी थे यहाँ पर भी कोटरा साहब थे, वो भी हाई स्कूल प्रिंसिपल थे, मैं भी हाई स्कूल प्रिंसिपल था। जबकि +2 की पोस्ट धनाड़ा भी थी, +2 की पोस्ट कराड़ा में भी है, और फुल प्लस प्रिंसिपल +2 के, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट के पास कम थे तो अधिकतर स्कूल खाली थे, तो मैं हाई स्कूल प्रिंसिपल को भी भेज देते थे वो। तो उसके हिसाब से मैं धनाड़ा की नौकरी की, और उस हिसाब से मुझे कटरा मिल गया ट्रांसफर जी। और उसी यहीं पर फिर मेरा प्रमोशन हो गया, तो +2 प्रिंसिपल था ही, और +2 में था ही स्कूल में, उसी +2 प्रिंसिपल बन गया। मलवानी भी +2 स्कूल था, तो वहाँ भी मेरा ट्रांसफर यहाँ से किसी नेता से न हो सकता है, क्यों नाराज हो गया, क्या भगवान जाने, तो इस प्रकार से मलवानी से रिटायरमेंट हो गया। तो ये आपका जो विषय रहा है लेक्चरशिप में, वो शायद भौतिक शास्त्र को आपने अपना विषय चुना, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जब अपन किसी विषय को चुनते हैं तो निश्चित रूप से अपना पढ़ाई का जो समय होता है उसी में अपन मन बना लेते हैं, एमएससी अपन उसी विषय से करते हैं। तो ऐसा फिजिक्स में क्या लगा आपको, क्या लगा? मुझे मेरे पिताजी जो है साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, और भाभा रिसर्च सेंटर में उनकी बेसिक इच्छा थी मेरी, तो फिजिक्स सब्जेक्ट क्लियर नहीं था, तो फिजिक्स से मैंने एमएससी किया, और भाभा रिसर्च सेंटर में ट्राई भी की, लेकिन बहुत अच्छे नंबर ना होने के कारण मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं केवल फर्स्ट क्लास था, जबकि टॉपर ऊपर बहुत रहते। हर यूनिवर्सिटी उस समय 12 यूनिवर्सिटी हो चुकी थी एमपी में, तो हर यूनिवर्सिटी 12 के टॉपर निकले तो पहले उन्हीं को जगह मिलेगी, बजाय इसके कि फर्स्ट क्लास तो मालूम 15 निकले, तो 15 को जगह नहीं, तो मुझे नहीं हो पाया, ना मैं कॉलेज में जा पाया और ना साइंटिस्ट बन पाया। तो इलेक्शन जगह निकली, और इलेक्शन से जॉब पाने के बाद मैं बिल्कुल खुश था, बिल्कुल आराम से बढ़िया, 7 के बीच में जीवन बढ़िया बीत रहा था मेरा। तो दूसरा ये लेक्चर से आप काफ़ी खुश रहे जैसा कि आपने बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहें कि अपन जो पढ़ाने का जो तरीका है फिजिक्स का, वो प्रैक्टिकल भी रहता है, तो वो सारी चीज़ें कैसे वो सब बच्चों को मैं जहाँ भी रहा, मैंने 20-25 प्रैक्टिकल कराता ही था मैं, ऐसा कोई सेशन नहीं गुजरा जिसमें मैंने इतनी प्रैक्टिकल न कराया, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, प्रैक्टिकल मैं खूब कराता था, और तभी छात्रों को समझ में आता था। तो प्रैक्टिकल से मेरा बेहद लगाव रहा। अभी मैं साइंस के मॉडल बनाता रहता हूँ यहाँ घर बैठे भी, और उनको चाहता हूँ स्कूल में जाके बच्चों को दिखाऊँ कि साइंस को कैसे ईजी वे में समझाया जा सकता है। तो छोटे छोटे पाइथागोरस का मॉडल अभी भी रखा हुआ मेरे पास, और भी तमाम चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ विज्ञान के से संबंधित। भौतिक शास्त्र से अधिकतर बच्चे थोड़ा हिचकते हैं या डरते हैं, कहें अपेक्षा करते हैं और वैसे ही, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कंसेप्ट क्लियर नहीं कराते लोग, आप केवल रटा देते हैं परिभाषा, ओम सलाह है रटा दिया केवल, तो रटने से थोड़ी समझ आएगा, जब तक कि उसको प्रैक्टिकल ना समझाया मुझे करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, फिर उसके बाद उसको जोड़े ओम के नियम से, तो जल्दी समझ आएगा। ऐसे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है पैरेलल में, सीरीज में, तो उनके अगर कंसेप्ट समझा दिया जाए तो जल्दी समझ आएगी बात। तो एक चीज़ हो, क्योंकि आपकी जो नौकरी है वो जिले से बाहर भी रही, दूसरी जगह भी रही, और आपने अपने गृह क्षेत्र में, चाहे पिछोर की बात करें, कर्रा की बात करें, दोनों जगह पे भी आपने नौकरी की है। तो क्या मानते हैं बाहर की नौकरी करने में और लोकल की नौकरी करने में क्या दिक्कतें आती हैं और क्या सुविधा है इससे? नहीं, अगर आप देखो टीचिंग अगर कहीं भी आप प्रॉपर टीचिंग दे रहे हैं तो लोकल में भी सम्मान लोकल रहेगा, तो बाहर भी रहेगा। बाहर जो है कि आप कम काम पे भी ज़्यादा सम्मान पा सकते हैं, लोकल में तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी ज़्यादा प्रॉपर सम्मान मिलेगा। तो इस तरह से लोकल में और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है अपनी, तो गार्जियन अपने हैं, लड़के भी अपने हैं, उनको अगर अपने न्याय सही नहीं दे पा रहे, सही शिक्षा नहीं दे पा रहे, तो निश्चित रूप से अपना जिस परिवेश में बढ़ रहे उनसे भी अपने संबंध खराब हो जाएंगे, तो ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है लोकल। प्रशासनिक पद पर भी आप लगातार यहाँ कर राम विकास शिक्षा अधिकारी काफी समय तक रहे, और लोकल में वही कि लोगों परिचित ज्यादा हो जाते हैं, तो उनके काम करने में भी कई बार अड़चनें आती हैं, कई बार ऐसे काम आते हैं कि लोग की अपेक्षा रहती है कि काम होने लायक नहीं है, फिर भी उम्मीद करके हमसे हमें काम कर दो हमारा, तो ये भी कई दिक्कतें आपको फेस करना पड़ी होंगी इस दौरान। तो ऐसा कोई के प्रसंग जो आपको याद आ रहा हो, उसको कैसे सुलझाया आपने? बस जो नेता लोग, कर्मचारी जो नेता हैं, वो आते थे कभी कभी कोई समस्या लेकर के, तो चूंकि हमारे पास स्टाफ कमी का हम कारण बताते थे, उनसे हमने कहा अगर आप ये काम करना चाहते हैं और वास्तव में आप करना चाहते हैं इनके हित में है, तो क्यों ना आप खुद टाइम दें इस ऑफिस में। तो भगवान सिंह परमार ने हमारा ऑफिस के लिए टाइम दिया, जबकि वो कर्मचारी नेता के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने टाइम दिया और कर्मचारी की समस्या सॉल्व की, और फिर हमारी समस्या भी सब दी कि हम तकरीबन कितना काम कर सकते हैं, 3 टीचर कर सकते हैं, और डिमांड साथ की है, तो उनने भी समझा साथ में बैठ करके, और इस तरह से बीच में सामंजस्य बनता है कि आपका काम आज नहीं हो पा रहा तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो बीच में फिर तनाव पैदा नहीं होता था।
तो भगवान सिंह परमार भी जुड़े रहे, मनोज त्रिपाठी भी पंचायत अध्यक्ष है, वो भी बी ऑफिस से बिल्कुल लगातार हमसे जुड़े रहे। तो इस तरह से कर्मचारियों को साथ में लेकर के हमारी समस्या उन्होंने समझी, हमने उनकी समझी, और इस तरह से समस्या का हल करते रहे। रिटायर होने के बावजूद भी शिक्षा का दायित्व तो आप अभी भी निभा रहे हैं। ओरिगामी आर्ट के रूप में आप बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो ये ओरिगामी आर्ट से जुड़ने के पीछे क्या प्रेरणा रही, कैसे जुड़ा हुआ है इससे सर? पहले तो मैं बहुत बचपन से ही क्रिएटिविटी थी, तो जैसे मैंने जो अभी बॉल बना के दिखाई, ये मेरी रिटायरमेंट के पहले की है। 3-4 चीज़ें, एक टीम मैंने बनाई है बहुत सुंदर, उसको तो मैं असेंबल कर देता हूँ फिर मिटा देता हूँ, तो भी लोग उसको नहीं बना पाते, इतनी कठिन है, जो मैंने 35 साल पहले करीब बनाई थी। तो इस तरह से लगाव था क्रिएटिविटी के प्रति। फिर मैंने जब रिटायरमेंट हो गया तो मेरे पास समय था, तो यूट्यूब में चला गया। यूट्यूब से मैंने देखा कि इसमें तो ओरिगामी में तमाम चीज़ पड़ी हुई है। तो एक मुझे सेमिनार मिला था इंदौर में करने के लिए, एज ए मैथमेटिशियन मुझे भेजा गया था उत्कृष्ट विद्यालय से इंदौर में। तो वहाँ पर एक मद्रास साइड से कोई आए थे ओरिगामी आर्ट दिखाने के लिए, साइंटिस्टों का सेमिनार रखा था वहाँ पर। तो उसमें उनकी ओरिगामी आर्ट देख करके मैं प्रभावित हुआ। वहाँ से आने के बाद मैं ओरिगामी क्षेत्र में घुस गया, और उसके बाद ये बदक बनाना सीखा। फिर तो जितनी भी चीज़ें हैं आपके सामने, तो इसमें टाइम बड़ा अच्छा हो जाता है, अच्छा लगता है। सर एक दौर वो भी रहा जब आप स्टूडेंट रहे, और एक समय वो था जब आप खुद शिक्षक बने हैं, लेक्चरर बने हैं, आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाया है। तो दोनों समय का जो प्रवेश रहा है पढ़ने का या पढ़ाने का, इन दोनों में क्या अंतर मानते हैं सर? एक तो पहले जो प्रवेश था उसमें गार्जियन का ज़्यादा दबाव नहीं था हम लोगों के ऊपर कि आपने कितना पढ़ा, कब तक पढ़े, ये कोर्स क्यों नहीं पूरा हुआ, होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। हम अपना खुद करते थे और माँ बाप का कोई दबाव नहीं रहता था। आज जो माँ बाप का दबाव है छात्र के ऊपर, 95% अगर उसके आ गए और 98-99 नहीं आए तो उसको डांट ही मिलना है। 95 क्यों आए, 98 क्यों नहीं आए, मतलब एक परसेंटेज का जमाना आ गया अब। लड़के ने घर में अगर कोई रिमोट उसने ठीक कर दिया, रेगुलेटर ठीक कर दिया, उसका कोई बेनिफिट उसे नहीं मिलता, बल्कि उन कामों से रोका जाता है कि आप ना चार्जर ठीक करें ना आप कुछ करें, इनसे आप दूर रहिए। मतलब उसकी जो क्रिएटिविटी थी वो उसको डंप कर दिया है। केवल उसके लिए रटन विद्या में लगा दिया गया कि आप रटिए और 99% लाइए। 95% आए तो क्यों आए? तो एक तो गार्जियन का लुक बदला कि हमें परसेंटेज अच्छा चाहिए, और उसके लिए जिम्मेदार अपनी जो जॉब वगैरह है, एडमिशन होते हैं, वो सब परसेंटेज के आधार पर होते हैं। यदि आपके 99% 98 नहीं है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं दे सकते। तो परसेंटेज की वजह से एडमिशन ना हो पाना उसके लिए तो गार्जियन को भी अखर जाता है, छात्रों को करता है। तो हर लड़का अब जो है परसेंटेज की ओर दौड़ रहा है, क्रिएटिव नहीं बनना चाहता। तो मानते क्या सर, आज पालकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पालकों बच्चे के को लिए जैसे दबाव 3 इडियट हाँ। फिल्म अपन ने देखी होगी, तो कहीं ना कहीं उसमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चे का जो मन करता है वो कराना चाहिए। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि उस तरह के प्रश्न पूछे जिसमें उसकी क्रिएटिविटी झलके, उसकी खुद की नॉलेज दिखाई दे, ना कि उसके रटे हुए प्रश्नों पे उसके 10 में 10 नंबर मिल गए और किसी ने बहुत समझ के अच्छा प्रश्न हल किया उसके लिए 10 में 10 उसको भी नहीं मिल पा रहा है कई कारण से। तो अपनी सरकार को भी सोच बदलना चाहिए, नौकरी में भी, एडमिशन देते समय भी, ताकि अच्छे बच्चे ऊपर जाएं। तो इसके लिए गार्जियन का भी दबाव कम हो जाएगा और छात्र जो अपने नेचुरल स्टडी करने लगेंगे। तो अभी दबाव में जो करते हैं कि इतना होमवर्क करके ले जाना है, इतना रट के जाना है, इतना हमें इतने ऐसे लिखना ही है। तो इन सब चीज़ों से जब तक सरकार और गार्जियन दोनों छात्रों पर से दबाव नहीं हटा देंगे तब तक बातें खूब होती है कि बैकलेस एजुकेशन हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन सब कुछ आखिर परसेंटेज पे आएगा। तो हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। ओरिगामी की बात करें तो अपने यहाँ जो स्कूल शिक्षा है अभी तक, उसमें शायद ये ओरिगामी की कहीं शिक्षा अभी तक नहीं दी जाती है। और बात करें कि स्कूल क्या कॉलेज वॉलेज भी इस टाइप से कहीं ये शिक्षा नहीं है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर, ये शिक्षा कितनी होनी चाहिए और कहाँ की? एक जापानी आर्ट है, वहाँ पर जब उसकी यूनिवर्सिटी वगैरह है और वहाँ पर बाकायदा इसकी क्लासेस लगती है, एडमिशन होती है, क्लास चलती है। अपने यहाँ ओरिगामी आर्ट के नाम से, देहातों में तो इसको कोई जानती नहीं, महानगरों में लोग ओरिगामी आर्ट जानते हैं। तो ओरिगामी आर्ट जो है तो जापानी आर्ट है, इसके लिए अभी स्कूलों में कहीं कोई जगह नहीं है। जो क्राफ्ट का पीरियड जो रहता है उसमें अगर कोई लड़का ओरिगामी आर्ट बना के ले जाता है तो वो बहुत अच्छी उसकी तारीफ की जाती है। लेकिन वहाँ पर सिखाने वाला कोई ऐसा नहीं है जो उसको ओरिगामी आर्ट के रूप में ही सिखाए उसको। वो अगर अपनी माँ बाप से सीख गया, बहन भाई से सीख गया तो ओरिगामी आर्ट बना लेता है।
कुछ स्कूल में है ऐसा। अभी मैं रानी लक्ष्मी स्कूल में भी गया था वहाँ पर ओरिगामी आर्ट दिखाने के लिए, तो उन्होंने, लेकिन आना जाना संभव नहीं हुआ डेली यहाँ से जाना। बाकी 1-2 दिन डेमोस्ट्रेशन दे सकते हैं। बाकी टीचिंग किसी चीज़ सिखाना है तो उसके लिए तो 2 दिन चाहिए। एक दिन पीस बनाना सिखाएंगे, दूसरे जोड़ना सिखाएंगे, तो इतना टाइम हो नहीं पाया कभी। तो क्या मानते हैं सर, क्योंकि इस जैसा आपने बताया कि इस काम से जो है बच्चों की बुद्धिमत्ता थोड़ा तेज होती है। उनके जो क्राफ्ट टीचर हैं उनके लिए वो सेमिनार अटेंड कर लें, मेरे पास भेज दें, तो मैं उनको 10-10 आइटम सिखा दूँ 3-4 दिन में, तो वो फिर अपने बच्चों को जाए सिखाएं। ये तो संभव हो सकता है, लेकिन मैं डेली यहाँ से जाऊँ और उसमें भी 30 लड़के बिठा दें अलग अलग क्लासेज के, तो मज़ा नहीं आ पाता। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो आपने बनाई है चीज़ें, आप मानते हैं कि इससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है और दिमाग भी चलता है। हाँ, दिमाग तो चलता क्या शासन को ये नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कोर्स में भी शामिल करनी चाहिए, ताकि बच्चों का जो है दिमाग थोड़ा नहीं, शासन की ओर से थोड़ी मना है कि आप ओरिगामी आर्ट मत सिखाइए। शासन ने तो क्राफ्ट टीचर रख दिया है। अब क्राफ्ट टीचर को चाहिए कि वो सब चीज़ें सिखाना सिखाए। तो अधिकतर क्या है, लोग भी बना करके कोई ना कोई पीस बना दिया उन्होंने, इस तरह की चीज़ें सिखाते रहते हैं वो। तो इस तरह की चीज़ें और सिखाएं वो साथ में, और ज़्यादा अच्छा लगेगा। या कभी कोई घड़ी का मॉडल बना दिया, लकड़ी फोटो फ्रेम ले लिया उसके ऊपर। अधिकतर चीज़ें जो है एक रटे रटाए रूटीन में चल रहा है, जो पुरानी है, नई चीज़ और रहना जाए उसमें। तो वो क्राफ्ट टीचर जो है वहाँ पर उनका रोल हो सकता है। ना तो इसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार है, ना स्टूडेंट जिम्मेदार है, केवल क्राफ्ट टीचर ही उसके लिए एक्टिव हो जाए। ये इस साल अगर कहें 2020, तो हमारे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए काफी बुरा साबित हुआ है। कोरोना काल रहा है, बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल से विमुख हुए हैं पूरी साल भर के लिए। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ने घर से ली हैं। तो क्या मानते हैं सर कि ऐसी स्थिति में जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो अब वो मोबाइल के भरोसे ही पूरी पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल पर कहीं ना कहीं मिसयूज भी करते हैं, तो इसमें बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल में तो ओरिगामी आर्ट सीखने के लिए यूट्यूब पे आप कहीं भी जाइए, खूब बड़ी बड़ी चीज़ें है, बिल्कुल सिंपल तरीके से दी गई, कोई क्राफ्ट टीचर की जरूरत तक नहीं है उनको, तो आप सीख सकते हैं बढ़िया शानदार। यूट्यूब पे केवल ओरिगामी शब्द लिखिए और हजारों चीज़ें मिल जाएंगी आपको एक साथ। तो आपके जो इस तरह की उस दौर बनना शुरू कर दीजिए, आगे बढ़ते जाएंगे उसमें। तो बच्चे और पालक दोनों हैं, दोनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे साहब, क्योंकि आपने तो काफी अनुभव किया है। पालकों को, बच्चों को उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए घर में। अगर उन्होंने प्रेस ठीक कर दिया, अभी तो कई गार्जियन तो प्रेस हाथ ही लगाने देते, आप भी ठीक मत कीजिए, हम दुकानदार करा लाएंगे, जबकि वो घर पे ये कि स्कूल निकल गया था, नहीं लगा सकता था वो बालक। तो क्रिएटिव बनाइए उसको और उसको प्रोत्साहन दीजिए, ताकि उनकी जो है उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जैसे साइंटिस्ट तभी बन पाएगा जब आदमी क्रिएटिव हो, जब उसकी सोचने की शक्ति बढ़े। केवल आप एक ही विषय को लगा दीजिए, आप केवल आप तो पाठ याद कर लीजिए, तो उससे नॉलेज नहीं बढ़ेगी उसकी। सब्जेक्ट का ज्ञान तो उसका बढ़ गया नंबरों के हिसाब से, तो लेकिन फील्ड में जाकर के जब फील्ड में जाएगा तो वही रहेगा, फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। फील्ड में उन्हीं लोगों के रिजल्ट अच्छा आएगी जिन्होंने। सर अगर वक्त की बात करें तो ये सारा चीज़ बनाने में, जैसे कि ये जो गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता जो आपने बनाया है, वक्त कितना इसमें लगता है? क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई भी करना है और पढ़ाई के साथ साथ ये भी अगर करना है, तो वक्त कैसे मैनेज करेंगे? बच्चों को कितना वक्त लगता है इसमें? जैसे इसमें करीब 1200 पीस लगे हुए हैं, तो 1200 पीस बनाने में 8 दिन लग गए होंगे, और फिर उसके जोड़ने में तो उसको 1-2 दिन की बात है, इतना टाइम चाहिए अगर अच्छा आइटम बनाना है तो। बाकी और सब चीज़ें तो घंटे 2 घंटे की बन जाती है। जे बॉल पूरी 1 घंटे बन जाएगी, जे बॉल जो है 3-4 घंटे बन जाएगी, जे बॉल बनाने में 2 दिन का समय लग सकता है, इसको बनाने में 4-5 घंटे लगेंगे। तो समय मैनेज जो करना है बच्चों को, कोई पढ़ाई भी करना है और क्रिएटिविटी भी दिखाना है अपने, इसको कैसे मैनेज करें बच्चे? इसके लिए क्या संदेश देंगे सर उनको? कुछ पीस आज बनाइए, कुछ पीस कल बनाइए, इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जरूरी कि एक ही दिन, जैसे वो है आपका जीवाला है, DNA का मॉडल है बढ़िया शानदार कागज का, तो ये करीब 1 घंटे बन जाता है, लेकिन कितना शानदार स्टडी दे रहा है ये DNA क्या होता है। तो अपने बायोलॉजी का टॉपिक भी कवर हो गया इससे, और इसको कैसे फोल्ड करना है, वो बिल्कुल डायगोनली किसको कहाँ से पॉइंट मिलाना है, तो पूरा कुल मिला के इसमें जो अगर बात करें तो पूरी मेहनत बहुत कम डायग्राम, मतलब हाँ, जो स्ट्रक्चर पेपर पर बनाना है और उसको फोल्ड करना है, ये इसमें महत्वपूर्ण है। फोल्ड अगर आपने सिंसियरली फोल्ड किया है, सही जगह से फोल्ड किया है, तो आपका आइटम बहुत सुंदर बनेगा। अन्यथा तो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा,
और ना पब्लिक पसंद करेगी ना आपको पसंद आएगा। तो एक तो इसमें जो है पेशेंस की जरूरत है कि आप भले ही कम पीस बने आज, लेकिन पीस जो बने वो परफेक्ट बने। जी पीस परफेक्ट बने, धैर्य की जरूरत है। लेकिन आमतौर पर देखा तो यही जाता है ना सर कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें धैर्य की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि धैर्य नहीं है उनमें। तो ये धैर्य बढ़ाना अगर बच्चों को पेशेंस सीखना है तो क्या करें? 500 पीस भी देखोगे तो एक जैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल जैसे किसी मशीन ने बना दिए हो, बिल्कुल एक जैसे। तो पेशेंस है इसको बनाने में, जो टाइम दिया है मैंने। एक पीस ऐसा लिया इसको यहाँ पर फोल्ड करा दिए, इसको थोड़ा सा लाइन अगर नहीं मिलाओगे आप तो इसको यहाँ से फोल्ड किया, एक पीस बनाने में मात्र 30-35 सेकंड लगेंगे। इसके बाद मैंने इसको यहाँ से फोल्ड किया और इसको यहाँ से फोल्ड किया, इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि थोड़ा सा स्पेस इसमें आ जाए ताकि ये ओवरलिप ना हो। यहाँ पर इसको फोल्ड किया, बन गया एक पीस। अब ये पीस बनेगा दबा हुआ ऐसा, ठीक है। हमें चाहिए था जैसे कौड़ी जैसा, जैसे चाहिए पीस। तो इसको हम कहते हैं होल्डर। इस होल्डर में अगर इसको लगा देंगे और आधा घंटे इसमें लगा रहेगा तो ये पीस बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जैसा चाहिए। इसको अब निकालेंगे, तो सब तरफ से टाइट हो गया और ये पीस कंप्लीट इसका। तो इतना पेशेंस चाहिए अब इसकी। तो बात वही है सर कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। पेशेंस अगर धैर्य कैसा रखे, पेशेंस अगर आ गया उसमें तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी अच्छा बनेगा। पेशेंस की तो हर जगह जरूरत पड़ती है। आप कहीं भी जनता में माहौल बिगड़ा हुआ है और आप उसी बीच में अगर अपना पेशेंस खो दिया आपने तो उल्टा रिएक्शन भी कुछ भी हो सकता है। तो पेशेंस तो आना ही जरूरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए सर बच्चों को, क्योंकि ताकि ये चीज एकदम शुरू से ये चीज छोटी छोटी चीजें बनाना सीख रहे तो उसके घर में माँ बाप उसको लाइक करेंगे। एक ऐसा आइटम ले ले जो 2 घंटे बन जाता है और माँ बाप को दिखाएगा तो उसकी तारीफ होगी, तो अगली बार वो 3 दिन वाला आइटम ले, 4 दिन वाला आइटम ले ले, धीरे करके तो पेशेंस आना भी शुरू हो जाएगा और आपको ओरिगामी की ओर आपको मोटिवेशन भी मिलना शुरू हो जाएगा, मोहल्ले से, परिवार से। इस तरह से हमें भी मोटिवेशन मिला, हमारे साथियों ने मोटिवेट किया। मनोज त्रिपाठी, संजू दुबे और इन चीज़ों को बहुत लाइक करते थे। एक यहाँ पर दूरदर्शन गुप्ता जी थे, वो तो मेरे बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते, बेहद ज़्यादा कोऑपरेट करते थे और उनका सहयोग भी रहा कई चीज़ें बनवाने में। जी। तो ये हमारे साथ आज की एक मुलाकात में थे महेश पंसारी, जो कि यहाँ प्राचार्य भी रह चुके हैं और आजकल शिक्षा लगातार अपनी जारी रखे हुए हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, बाकी लोगों को भी बता रहे हैं कि ओरिगामी आर्ट की तरफ कैसे मुड़ा जाए और कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये वो आर्ट है जिसमें आदमी अपनी खुद की पहचान बना सकता है। और साथ ही इसमें उनका कहना यह है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है तो निश्चित रूप से असफलताएं उसके हाथ लगती हैं, अगर धैर्य है तो व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है। अगली एक मुलाकात में नई शख्सियत के साथ फिर आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, करेगा।